हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू डिस्कस करेंगे बच्चों क्लास 11th का आपका हिंदी का जो सब्जेक्ट है, हिंदी इलेक्टिव, जिसे आप हिंदी ऐच्छिक भी कहते हैं। तो इसी के एनुअल यानी कि फाइनल एग्जाम 2025-26 के लिए हम लोग अपना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सैंपल पेपर है सॉल्यूशन के साथ में समझ रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। तो ये वीडियो हमारे इसी तीसरे सैंपल पेपर के पार्ट 2 की वीडियो रहने वाली है। और पता है आपको बच्चों, ये पार्ट 2 की वीडियो जो है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, जैसे कि आपको पता है कि मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों का पेपर 17 फरवरी को है और इवनिंग शिफ्ट के बच्चों का पेपर 18 फरवरी को है। ठीक है, हिंदी का आपका जो फाइनल एग्जाम है, एनुअल एग्जाम, वार्षिक पेपर, ये होने वाला है। अब जो हमारी ये पार्ट 2 की वीडियो है, इस पार्ट 2 की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अपने खंड नंबर गा। ठीक है, अंतरा भाग 1 और अंतराल भाग 1, यानी कि आपकी दोनों ही बुक्स के हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सिलेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चंस, और ऐसे क्वेश्चन जिसके आपके एग्जाम में क्वेश्चन के डिट्टो भी रिपीट होने के हाईली चांसेस हैं, जो क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, साथ ही साथ 7% व्याख्या आपको कैसे करनी है, एमसीक्यू वगैरह कैसे आते हैं, सब आपको बहुत अच्छे से इस वीडियो में बताया जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले बच्चों आज का हमारा ये पार्ट 2 का सेशन। ओके, तो जल्दी से बताओ बच्चों, रेडी हो आप लोग पेपर 3 के पार्ट 2 को समझने के लिए? जल्दी से बोलो, रेडी हो? आर यू रेडी? तो हम शुरू करें फिर अपने पार्ट 3 को। ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। जल्दी से बोलो ओके ओके। तो चलो शुरुआत करेंगे बिना देरी करते हुए। पिछली वीडियो में देख सकते हैं आपको मैंने खंड का पूरा करवा दिया था। ठीक है, हम सीधा अपने खंड गा की तरफ चलते हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों यहां पे आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो का जो तीसरा खंड है पेपर का, हमारा खंड गा, पाठ्य पुस्तक अंतरा और अंतराल भाग 1 इस पर आधारित। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या रहेगा कि पठित पद्यांश के आधार पर हमें एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलो बच्चों पढ़ते हैं। तो ये कबीर जी का जो पद है, अरे इन दोहों ने राह न पाई, उससे लिया गया। चलो फटाफट से पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, अरे इन दोहों ने राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई, बैसा के पायंत्र सोवे, यह देखो हिंदवाई। अरे मुसलमान की पीर औलिया, मुर्गा मुर्गी खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे, घर में ही करें सगाई, बाहर से एक मुद्दा लाया, धोया धोई चढ़वाई, सब सखिया मिल जीवन बैठी, घर घर करें बड़ाई, हिंदुन की हिंदवाई देखी तुर्कन की तुर्काई, कहें कबीर सुनो भाई, साधु कौन रहा है जाई। ठीक है, तो अरे इन दोहों ने रहा ना पाई, ये इससे है। एक दूसरा आपका है ना वो वाला बालम अब हमारे गहरे, उसके भी एमसीक्यू करवा दूंगा आपको। ठीक है, चिंता मत करो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, हिंदुओं की हिंदवाई देखी तुर्कन की तुर्काई, इस दोहे के माध्यम से कबीर दास जी क्या व्यंग्य भाव यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या व्यंग्य भाव दे रहे हैं? हिंदू और मुसलमान दोनों ने ईश्वर प्राप्ति के गलत मार्ग को चुना है। पहली बात बिल्कुल सही, हिंदू और मुसलमान दोनों में ही अंधविश्वास और छुआछूत जैसी बुराइयां व्याप्त हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो ये हिंदू मुसलमान प्रेम का परस्पर वर्णन करने हैं नहीं, तो मतलब कि गा वाला जो है ना हमारा, ये वाला का और खा, ये दोनों सही हैं। ठीक है, चलो बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड, और इस एक क्वेश्चन से आपका कम से कम 5 क्वेश्चन का आउटपुट निकलेगा। ठीक है, कम से कम 5 एमसीक्यू का आउटपुट निकलने वाला है। ध्यान से देखना क्या है। काव्यांश के अनुसार निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सबसे पहली बात, कबीर जी ने मानव धर्म को अपनाने की बात की है। कबीर जी के धर्म को अपनाने की बात करते हैं, मानवीय धर्म को। ठीक है, कबीर जी की रचनाओं में उन्होंने स्वयं को क्या कहा है बच्चों? स्वयं को उन्होंने जुलाहा कहा है और काशी का निवासी कहा है। कबीरदास जी ईश्वर का प्रत्येक स्थान में, प्रत्येक जीव में निवास बताते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाए कबीरदास जी ईश्वर का जो निवास है वो कहां बताते हैं? प्रत्येक स्थान में और प्रत्येक जीव में बताते हैं। ठीक है, कबीर जी के काव्यों की भाषा कैसी है? सदुक्कड़ी है। कैसी है बच्चों? सदुक्कड़ी। कबीर जी भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के कवि है। 2 धाराएं होती हैं, एक सगुण एक निर्गुण। तो कबीर जी भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के कवि है। ठीक है, तो जितनी इंफॉर्मेशन आपको यहां पे दी गई है, ऑल दी इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। ठीक है, पहला सही है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, सारी की सारी बातें यहां पे सही है। इसीलिए का वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा बच्चों। ठीक है, मैंने बोला था ना कि काफी इंफॉर्मेशन है, ध्यान से देखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन,
हिंदू अपनी करें बढ़ाई गागर स्वर्ण देई, वैसा के पायन तर सोए, यह देखो हिंद भाई। तो इसके माध्यम से कबीरदास जी हिंदू धर्म में व्याप्त कौन सी जो बुराई है उसको यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो कौन सी बुराई बच्चों? छुआछूत, बाहरी आडंबर और जो जातिगत विविधता है इसको यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, जातिगत विविधता, छुआछूत, बाहरी आडंबर, इसको कहें कबीर सुनो भाई, साधु कौन रहा है जाही। कबीरदास की अंतिम पद में किस राह की ओर जाने की बात कर रहे हैं? ठीक है, तो कबीरदास जी एक ऐसी राह की बात कर रहे हैं जिसमें मानव धर्म ही सर्वोपरि हो और कोई धर्म नहीं, इस राह की ओर जाने की बात करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों काव्यांश के हिसाब से मैंने आपको कुछ यहाँ पे शब्दार्थ दिए हैं, इसको हमें पढ़ना है। जैसे कि पाइंतर, पाइंतर का मतलब होता है पैरों पर या फिर पैरों के पास। खाला का मतलब होता है मौसी या माँ की बहन। औलिया का मतलब होता है संत, महात्मा या कोई फकीर। पीर कौन होते हैं? पीर को हम गुरु कह सकते हैं, आध्यात्मिक शिक्षक कह सकते हैं, साधना में मार्गदर्शक करने वाला, अल्लाह का पैगंबर कह सकते हैं। तुर्कन कौन है? तो तुर्कन कबीर के समय में जो लोग बाहर से हिंदुस्तान में आए थे, खासतौर से मुसलमान, उनको तुर्कन इन्होंने कहा है। तो क्या आंसर होगा बच्चों? कथन 1 2 3 4 5 सारे के सारे एकदम करेक्ट है बच्चों, सबके सब हमारे यहाँ पे एकदम सही हो जाएंगे, बिल्कुल राइट। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला वाला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे कंप्लीट, क्वेश्चन 8 का। चलो अब देखेंगे अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों। इसमें क्या है कि काव्य खंड पर आधारित 4 प्रश्नों में से 2 के आंसर दीजिए, 2 नंबर के। वैसे 3 पूछे जाएंगे, मैं आपसे 4 पूछ रहा हूं ताकि एक और एक्स्ट्रा समझा सकूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हंसी की चोट सवैये में किन 5 भौतिक तत्वों का वर्णन किया गया है? ठीक है, वियोग में वे तत्व किस प्रकार से विदा हो रहे हैं ये बताइए। तो आओ बच्चों ध्यान से समझते हैं। देखो, हंसी की चोट सवैये में कवि ने जिन 5 तत्वों का वर्णन किया वो निम्नलिखित हैं: वायु, जल, अग्नि, भूमि तथा आकाश। ठीक है, वायु, जल, भूमि, अग्नि तथा आकाश। अब ये वियोग में कैसे विदा हो रहे हैं? तो देखो, पहले वायु तत्व की बात करेंगे। वियोग में तेजी से सांसों के चलने से वायु तत्व विदा हो गया है। जल तत्व, निरंतर आंसू बहने की वजह से उसका जल तत्व बह रहा है। अग्नि तत्व, शरीर का तेज मिट गया है जिसकी वजह से अग्नि तत्व चला गया है। शरीर की दुर्बलता से शरीर कमजोर हो गया है जिसकी वजह से भूमि तत्व समाप्त हो गया है। अब नायिका में बचा हुआ है केवल आकाश शेष तत्व, क्योंकि आकाश जो है ना वो आशा की किरण को दर्शाता है, और अभी भी जो नायिका है उसको आशा है कि भगवान कृष्ण से मिलने जरूर आएंगे। ठीक है, तो ये चीज है। अभी आकाश तत्व शेष बचा हुआ है, बाकी जितने भी तत्व थे, ठीक है, वायु तत्व सांसों की चलने की वजह से, जल तत्व आंसू बहने की वजह से, अग्नि तत्व जो है शरीर के तेज मिटने की वजह से, शरीर के कमजोर होने से भूमि तत्व, ये सब विदा हो गए, बचा केवल आकाश तत्व। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन है। अब इसी का अगला क्वेश्चन देखेंगे। जाग तुझको दूर जाना कविता में अमृता सुत का संबोधन किसके लिए और क्यों आया है बच्चों? तो अमृता सुत का संबोधन किसके लिए और क्यों आया है? तो आओ देखते हैं। देखो, कवित्री महादेवी जी के अनुसार व्यक्ति जीवन मार्ग पर चलता है। ठीक है, अर्थात कवित्री महादेवी के अनुसार जो व्यक्ति जीवन मार्ग पर चलता है वह अमरता सुत है, क्योंकि आत्मा या जीवात्मा अमर होती है, वह कभी नहीं मरती और ना ही कभी जल सकती है, वह अजर अमर है, वह परमात्मा का एक अंश है। यही कारण है कि हर व्यक्ति में विद्यमान आत्मा को ही अमरता का सुत कहा है। ठीक है, तो अमरता का सुत क्या है बच्चों? मनुष्य के भीतर व्याप्त एक ऐसा अंश जिसे हम आत्मा कहते हैं, ना तो वो कभी मरने वाली है ना कभी जलने वाली है, वो अजर है, अमर है, परमात्मा का अंश है, उसी को अमरता सुत कहा गया है। एक ऐसा सुत जो अमर है, जो कभी नहीं मरेगा, परमात्मा का अंश है। ठीक है, इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, बादल को घिरते देखा है कविता में प्रणय कलह से कवि का क्या तात्पर्य है? तो प्रणय कलह से कवि का क्या तात्पर्य है बच्चों? देखो, प्रणय कलह से तात्पर्य होता है प्रेम से संबंधित प्रेम झगड़ना। ठीक है, प्रेम से संबंधित प्रेम झगड़ना। इसमें प्रेमी और प्रेमिकाएं, मतलब प्रेमी और जो प्रेमिका होती है, ये दोनों अपने वियोग को लेकर एक दूसरे को बहुत सुनाते हैं। ठीक है, तथा एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं। कविता में चकवा एवं चकवी के जोड़े दिखाई दिए हैं जो प्रणय कलह का संपूर्ण उदाहरण पेश करते हैं। इस क्रिया से वे अपनी प्रेमानुभूति को व्यक्त करते हैं और वह अपनी वृह अग्नि को शांत करते हैं। इससे उनके प्रेम संबंध को और मजबूती भी मिलती है। तो ये होता है प्रणय कलह का मतलब,
मतलब एक ऐसा झगड़ा जो प्रेम का झगड़ा हो और प्रेम से सुलझ जाए और इससे प्रेम और ज्यादा बढ़े। ठीक है। अगला, मगध निवासी किसी भी प्रकार से शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करने से क्यों कतराते हैं। ठीक है, तो मगध के निवासी किसी भी प्रकार से शासन की व्यवस्था में हस्तक्षेप करने से क्यों कतराते हैं बच्चों? कई कारण हैं इनके। क्या? कवि के अनुसार मगध निवासी जो सत्ता है उससे डरते हैं। जैसे वो थी ना, क्या बोलते हैं, पोयम किंगडम ऑफ फूल्स वाली। ठीक है, अंधों में कान्हा राजा, कुछ ऐसा है ना। तो जो लोग हैं ना निवासी, वो सत्ता से डरते हैं कि कहीं उनने जो विरोध किया, राजा उनको कहीं विरोधी ना मान ले, सजा ना दे दे, है ना। साथ उन्हें ये भी लगता है कि हस्तक्षेप करने से कहीं सत्ता उन्हें कुचल ना दे, तथा उन्हें तरह तरह की यातनाएं देंगे, फिर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए लोग डरते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसका आंसर? इसका आंसर लिखेंगे, कवि के अनुसार मगध निवासी सत्ता से डरते हैं, कहीं उनके विरोध से राजा उनका विरोधी ना हो जाए, साथ ही उन्हें लगता है कि हस्तक्षेप करने पर सत्ता उन्हें कुचल देगी और उन्हें तरह तरह की यातनाएं देगी, परेशानियों का फिर सामना भी करना पड़ेगा। दैट्स वाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित काव्यांश में किसी एक काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इसमें जो हमें काव्यांश दिया जा रहा है इसकी हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो एक काव्यांश है ये वाला, मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं, माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं, पिता की आंखें लोह शाय की ठंडी सलाखें हैं, बेटी की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं, पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ हैं जो मुझे थामे हुए हैं। अथवा ये खेलर में कोका को गुसैया वाला है, अभी इसको भी समझाऊंगा। तो पहले समझो, देखो सबसे व्याख्या करेंगे ना, तो शुरुआत के पहले हम 2 से 3 वर्ड लिख देंगे और आखिरी के 2 से 3 वर्ड, इससे चेकर को पता चल जाएगा कि आपने किस प्रसंग की व्याख्या की है। तो मैंने लिखा मेरे घर में 5 डैश 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 और थामे हुए। तो पहले लिखेंगे संदर्भ, यानी कि इन पंक्तियों के कवि और कविता का नाम। तो कवि का नाम है सुदामा पांडे धूमिल, ठीक है, धूमिल, और काव्य का नाम है घर में वापसी। प्रसंग की बात करेंगे तो इसका जो मेन टॉपिक है, मेन इसका जो सारांश है, क्या संदेश है इसमें, वो बताएंगे। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि धूमिल एक गरीबी से जूझते परिवार का चित्र खींचते हैं, जहां गरीबी आपसी रिश्तों में बाधक है। कवि के अनुसार गरीबी रिश्तों की गर्माहट को महसूस ही नहीं होने देती। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कवि कहते हैं, अब आएगी व्याख्या। अब व्याख्या देखो मैंने छोटी लिख रखी है, ठीक है, नहीं है तो ठीक है, इतनी बड़ी व्याख्या बहुत है आपके लिए, हाँ ठीक है ठीक है, इतनी बड़ी व्याख्या सही है। देखो क्या कहते हैं, प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने घर के सदस्यों के बारे में बताया है। वह अपनी माँ के विषय में कहते हैं, उनकी माँ बस के 2 पंचर टायर के समान, उनकी जो आंखें हैं ना, बस के पंचर के 2 टायर होते हैं ना, उसके समान है। यानी कि उनकी माँ की आंखें देख नहीं सकती, इसीलिए उन्होंने अपनी माँ को बस के टायर के माध्यम से और यहाँ पे परिचय करवाया। कवि ने फिर दूसरे छंद में उनकी बेटी, उनके पिता की आंखें बिल्कुल उस दिए के समान बताई हैं, जो दिया हमेशा प्रज्वलित होता रहता है और अपने प्रकाश की ऊर्जा से लोगों को नई किरण प्रदान करता है। कविता में आगे कवि ने अपनी पत्नी के संबंध में कहा है कि उनकी पत्नी की जो आंखें हैं वो आंखें नहीं हाथ हैं जो उसे थामे हुए हैं, हमेशा उसका ख्याल रखती हैं। उसकी पत्नी उसे आंखों से कभी ओझल नहीं होने देती है। यानी कि उसकी पत्नी के बारे में उन्होंने अपनी पत्नी के बारे में यह कहना चाहा है कि उनकी पत्नी दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी है, जो हर पल अपने पति का ध्यान रखती है। ठीक है, तो यहाँ पे माता के बारे में और पिता के बारे में, बेटी के बारे में, पत्नी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है सब लिख दी। अब लिख देंगे साहित्य सौंदर्य। तो साहित्य सौंदर्य में क्या लिखेंगे कि भाषा कैसी है, एकदम बहुत ही सरल सहज है, रस, करुणा, छंद मुक्त, गुण, माधुर्य, अलंकार, अनुप्रास, उपमा वगैरह ऐसी चीजें। ठीक है, सेकंड वाली सबसे व्याख्या देखिए बच्चों। सेकंड है, खेलन में को काको गुसैया, हरिहारी जेते श्रीदामा बरवसी कत करत रसैया, जाति पाति हमते बढ़ना ही नाही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत आते हैं जात ही आते के तुम्हारे गैया, रूठे करी तासों को खेले रही बैठे जहां तहु गैया, सूर्यदास प्रभु खेल लहु चाहू दाव दियो करी नंद दुहैया। तो खेलन में को काको गुसैया सूरदास का काव्य है यहाँ पे। ठीक है, तो शुरुआत के 2 से 3 वर्ड, आखिरी के 2 से 3-4 वर्ड। तो संदर्भ क्या है, काव्य खेलन में को काको गुसैया, कवि हैं सूरदास जी, है ना। प्रसंग में क्या बताया गया है, प्रस्तुत पंक्तियों में महाकवि सूरदास जी ने कृष्ण बाल लीला की मनोहरी का वर्णन किया है। कृष्ण खेल में हारने पर रूठ गए हैं, बाल सुलभ के कारण खेलना भी चाहते हैं, मित्रों द्वारा नंद बाबा की दुहाई देने पर वो पुनः खेलने को तैयार हो जाते हैं। समूचे प्रदेश का वर्णन यहाँ पे किया गया है। अब लिखेंगे कैसे, अब लिखेंगे ऐसे,
श्री कृष्ण और श्रीधामा खेल रहे हैं, जिसमें श्री कृष्ण हार जाते हैं। हारने पर भी वे श्रीधामा को दांव देने को तैयार नहीं होते, वरन श्रीधामा पर और क्रोधित और होने लगते हैं। श्रीधामा और अन्य मित्र हैं, वो ये कहते हैं कि तुम इतना क्रोध क्यों दिखा रहे हो? खेल में ना कोई छोटा ना कोई बड़ा होता है, सब बराबर होते हैं। श्री कृष्ण से वो उनके दोस्त कहते हैं, ना तो तुम हमसे जाति में बड़े हो और ना ही हम तुम्हारी शरण में पड़े हुए हैं, तुम्हारे अंदर इतनी अकड़ क्यों दिखा रहे हो हमें? हाँ, माना तुम्हारे पास कुछ गाय अधिक हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना तुम हम पे अधिकार जता रहे हो। ठीक है, खेल में उठने वाले के साथ में कोई खेलना पसंद नहीं करता। ऐसा कहकर सभी ग्वालवाल यानी कि मित्र इधर उधर बैठ जाते हैं। हालांकि श्री कृष्ण भीतर से मन ही मन खेलना चाहते हैं, पर वे श्रीदामा पे एहसान भी रख रहे थे। उन्होंने कहा, देखो मैं दोबारा खेल रहा हूँ, दांव दे रहा हूँ। नंद बाबा की दुहाई देते हुए वो दांव देने को तैयार हो गए। ठीक है, उसके बाद फिर लिखेंगे साहित्यिक सौंदर्य। तो जब भी सूरदास जी की बात आए तो हमेशा लिख देना ब्रज भाषा का प्रयोग है, भक्ति भाव कैसा है, सखा का वर्णन है, वात्सल्य रस है, छंद माधुर्य गुण है, चित्रण जो है बाल मनोविज्ञान का इसमें चित्रण है ना, खेल में उठना वगैरह ये चीजें। ओके बच्चों, तो यहाँ पे जो कविता है आपकी, दोनों ही जो कविताएं थी इनकी मैंने आपको बहुत अच्छे से जो सप्रसंग व्याख्या बच्चों समझा दी है। इसके अलावा अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने आपको और भी सप्रसंग व्याख्या समझा रखी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है मगध के बारे में, कोई छींकता तक नहीं, हस्तक्षेप वाली जो है ना आपकी, ये रही कविता श्रीकांत वर्मा जी की। तो इसकी भी मैंने आपको समझा रखी है एक सप्रसंग व्याख्या, और वो भी बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, इसके आपको मैं क्वेश्चन भी दिखाना चाहूँ तो देखो बच्चों, कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको मैंने समझा रखे हैं पिछली वीडियोज़ में। ओके, ये क्वेश्चन है आपके 4, और इन चारों का पहले का क्वेश्चन ये रहा आंसर। ठीक है, बाकी के 2 का ये आंसर है, और एक आपका ये हो गया, है ना। इसके अलावा पिछली वीडियो में भी आपको मैंने मतलब सबसे पहले पेपर में दिखा दूं तो सबसे पहले पेपर में 2 समझाई थी। एक तो बादल को गिरते देखा ये वाली, ठीक है, और अरे इन दोनों ने रहा ना पाई ये वाली। तो देख लीजिए, ये रही आपके बादल को गिरते देखा कविता की जो आपकी सप्रसंग व्याख्या है। बच्चों ये समझाया है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ इस वीडियो में, सिर्फ आपको एक बार दिखा रहा हूँ कि इसे अगर आपने ना देखा हो तो जरूर देख लेना, या फिर यहीं से पढ़ सकते हो आप। ठीक है, दूसरी आपकी ये वाली थी, इससे संबंधित तो अभी हमने एमसीक्यू भी डिस्कस कर लिया था, है ना बच्चों। चलो अब हम लोग चलेंगे अपने अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। तो अगला टाइप का क्वेश्चन है चैप्टर वाला। ठीक है, तो निम्नलिखित पठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों ये जो है ना, ये आपके दोपहर का भोजन पाठ से लिया गया है। ठीक है, और इससे पहले जो था मैंने आपको समझाया था दोपहर के भोजन से पहले भी पिछली वीडियो में, तो वो था बच्चों चैप्टर नंबर 3 से, और इससे भी पहले एक और समझाया था जो कि था चैप्टर 1 से। अब जो आगे के अभी 2-3 पेपर आएंगे, ठीक है, आगे के 2 से 3 जो सैंपल पेपर आएंगे ना, उसमें आपको मैं समझाऊंगा आपके जो लास्ट के 2 से 3 चैप्टर बचते हैं उसके बारे में। अभी आएंगे 2-3 सैंपल, चिंता मत करो। ठीक है, तो उसमें आपको मैं लास्ट के समझा दूंगा। ओके, चलो तो क्या है, दोपहर का भोजन से संबंधित है। आप चाहो तो इसे पढ़ लो, मैं सीधा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया है, वह मतवालों की तरह उठी, गगरे से लोटा भर पानी लेकर गट गट चढ़ा गई। यह कथन किसके संबंध में है एवं इसका क्या मतलब है? तो देखो, जैसे जैसे ही आप ये देखेंगे कि वह मतवाली की तरह उठी, उठी स्त्रीलिंग है ना, उठी स्त्रीलिंग है, यानी कि सिद्धेश्वरी खाना खाते समय अपने ख्यालों में डूबी थी। अचानक से उसे अधिक प्यास का आभास हुआ और फिर वो एकदम से उठी, गगरे से लोटा भर पानी लेकर गटगट चढ़ा गई। ठीक है, अब इसी के संबंध में एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आउटपुट एक क्वेश्चन से कम आपका निकलेगा 4 का। ठीक है, कम से कम 4 एमसीक्यू का आउटपुट यहाँ पे आपका निकलेगा। तो क्या है बच्चों, सबसे पहला दोपहर का भोजन पाठ का जो जीवांत पात्र है बच्चों, वो कौन है? सिद्धेश्वरी है। सिद्धेश्वरी के पति का नाम, पूरा नाम है वैसे तो मुंशी जी है, लेकिन पूरा नाम है मुंशी चंद्रिका प्रसाद। सिद्धेश्वरी के परिवार में मुंशी जी के अलावा 21 वर्षीय पुत्र है, ठीक है, बड़ा बेटा रामचंद्र, 18 वर्षीय बेटा मंझला मोहन है, और 6 वर्षीय छोटा बेटा प्रमोद है, कुपोषण का शिकार। रामचंद्र प्रूफ रीडिंग का काम करता है, और मुंशी चंद्रिका प्रसाद की जो छटौती थी वो बिजली विभाग से हो चुकी थी, घर में खाने तक को कुछ भी नहीं था, है ना। तो कथन कौन सा होगा? 1, 2, 3, 4 सारी बातें बिल्कुल ही सही हैं बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दोपहर के भोजन कहानी में वह कौन सा प्रसंग है जिनसे कि जो गरीबी व्यवस्था नहीं झलकती है? यानी कि देखो बच्चों,
2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए दोपहर के भोजन कहानी में गरीबी की झलकता को दर्शाने वाले प्रसंग। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, जो नहीं है उसको पहचानना है। तो देखो बच्चों, अब मुंशी जी का काम छूट गया, जिससे कि घर में आय का स्रोत बंद हो गया, तो इससे गरीबी झलकती है। फिर घर में इतना अनाज नहीं है कि सभी तरह से पेट भर के भोजन कर सकें, सिद्धेश्वरी पानी पीकर ही सो जाती है, सही है। टूटी खाट पर लेटा उसका छोटा बेटा कुपोषण का शिकार है, सही है। मुंशी जी के द्वारा प्रूफ रीडिंग का काम करना ये गलत है, क्योंकि प्रूफ रीडिंग का काम उसका बड़ा बेटा करता था। ठीक है, तो खा वाला जो है ये गलत हो जाएगा, इससे गरीबी की झलक नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन, सिद्धेश्वरी ने जब भोजन करते समय रोटी का पहला ग्रास मुंह में रखा, तब उसकी आंखों से टप टप आंसू छूने लगे। क्यों छूने लगे आंसू? क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है बच्चों, कि सिद्धेश्वरी ने जैसे पहला ग्लास मुंह में रखा वैसे ही उसकी आंखों से आंसू टप टप आने लगे। कैसे? अपने घर की परिस्थितियां एवं पेट भर भोजन ना मिल पाना उसका दुख इतना ज्यादा था। ठीक है, अपने घर की परिस्थितियों से बहुत ही ज्यादा दुखी थी, पेट भर के भोजन तक नहीं मिल पा रहा था। सारी कोशिशों के बावजूद भी उसके परिवार को 2 वक्त का भोजन तक नहीं मिल पा रहा था। मन के अंदर इतनी पीड़ा थी जो आंसुओं के रूप में बाहर आ गई जैसे ही खाना उसके मुंह में पहुंचा। ठीक है, तो यहां पे जो है घा वाला एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अध्याय के अनुसार दिए गए शब्द तथा उसके अर्थ को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जैसे कि निर्विकार, इसका मतलब होता है जिसमें कोई विकार ना हो, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन ना होता हो। छिपली का मतलब होता है खाने का एक छोटा सा बर्तन। अलगनी का मतलब होता है कपड़े टांगने के लिए बांधी गई रस्सी। नाक में दम आना यानी कि परेशान होना। जी में जी आना यानी कि चैन आ जाना। ठीक है, दोनों है मुहावरे, नाक में दम आना परेशान और जी में जी आना चैन आना। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेंगे तो जितने शब्दार्थ यहाँ पे दिए गए हैं सब के सब हमारे एकदम बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही। चलो बच्चों आगे देखेंगे, तो ये हमारे क्वेश्चन तो हो चुके हैं खैर। ठीक है, आगे के 2-3 पेपर आएंगे ना, उसमें आपको मैं आपके जो अगले चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, चलो बच्चों अब यहाँ पे देखेंगे गद्य खंड पर आधारित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर 2-2 नंबर के, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखो, ईदगाह कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट होता है। ठीक है, तो ईदगाह के समय गांव में कैसा जो उल्लास है वो प्रकट होता है ये बताना है। तो आओ बच्चों ध्यान से समझते हैं। ईदगाह कहानी में ईद आने से गांव में हर तरफ उल्लास चहल पहल दिखाई दे रहा है। लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। कोई कुत्ते में बटन लगाने के लिए पड़ोसी के घर से सुई तांगा मांग रहा है। कोई कड़े जूतों में तेल डालने के लिए तेली के घर गया है। कोई बैलों को सानी पानी दे ऐसे काम में व्यस्त दिख रहे हैं। सबसे अधिक खुशी तो बच्चों के चेहरे पे है। वे ईदगाह पर लगने वाले ईद के मेले में जाने के लिए बहुत उत्सुक हैं। बच्चे मेले में मिठाई खिलौने इनको खरीदने के लिए अपने जमा किए पैसे गिन रहे हैं। इस प्रकार सभी ईद के आने से खुशी मना रहे हैं और गांव में चहल पहल दिख रही है। ओके बच्चों, ऐसे लिखेंगे इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों, ज्योतिबा फुले का जो नाम है ये समाज सुधारकों की सूची में क्यों नहीं लिया गया है? तर्क सहित उत्तर लिखिए कि ज्योतिबा फुले ने, सावित्रीबाई फुले ने बहुत समाज सुधारक कार्यक्रम किए। ठीक है, पहला स्त्री शिक्षा विद्यालय भी इन्होंने खोला था और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन फिर भी समाज सुधारकों की लिस्ट में इनका नाम क्यों नहीं आता? तो देखो इसके कई कारण हो सकते हैं। भारत के प्रमुख समाज सुधारकों की सूची में ज्योतिबा फुले के शामिल नहीं किए जाने के कई कारण। पहला, उच्च वर्गीय सूची निर्माता। जो समाज सुधारक की सूची बनाने वाले लोग होंगे वो होंगे भाई उच्च वर्ग के। ठीक है, उच्च वर्ग के, संभ्रांत वर्ग के, और साथ ही साथ ब्राह्मणवादी मानसिकता वाले होंगे जो कि उनका समर्थक करते होंगे। तो उन्होंने सोचा इसके विचार हम क्यों लिखें भाई, इसने तो हमारा विरोध किया है, क्यों इसका नाम डालें, नहीं लिखा। आगे, ज्योतिबा फुले के क्रांतिकारी विचार। जो समाज, ये क्या नाम है, समाज सुधारक होंगे ना, मतलब जो सूची बनाने वाले, वो ये नहीं चाहते थे कि ज्योतिबा फुले के जो क्रांतिकारी विचार हैं, मानवतावादी विचार, ये आम जनता तक पहुंचे। इसका कारण ये था कि यदि आम जनता तक ज्योतिबा फुले के क्रांतिकारी विचार पहुंच गए ना, तो समाज के निम्न वर्ग पद से इन बड़े बड़े लोगों का जो वर्चस्व वो समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा ज्योतिबा फुले की शिक्षा नीति, वो कहते हैं कि शिक्षा पर किसी का एकाधिकार नहीं होता है। दलित वर्ग, शोषित वर्ग, निम्न वर्ग, इसको भी पढ़ने का अधिकार है। साथ ही वे स्त्री स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा, उनके बराबर अधिकार की बात करते हैं। यदि शिक्षा द्वारा समाज में परिवर्तन हुआ तो
उच्च वर्ग, ब्राह्मण वाली सोच ये पूरी तरीके से खत्म समझो। अतः शिक्षा नीति समाज के उच्च वर्ग के खिलाफ थी। इन सभी रीजन की वजह से ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में नहीं रखा गया बच्चों। ठीक है, ऐसे करके आपको लिखना था और मैंने आपको समझा दिया है बच्चों। ठीक है, चलो अब हम इसके तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, उसकी मां कहानी में दो तरह की मानसिकताओं का संघर्ष है। ठीक है, दो तरह की मानसिकताएं दिखाई जा रही हैं। एक का प्रतिनिधित्व लाल करता है तो दूसरे का उसका चाचा। आपकी नजर में कौन सही है? तर्क संगत उत्तर दीजिए। अब आपको यहाँ पे अपने विचार लिखने हैं। ठीक है, तो देखो लिखते हैं, मेरी नजर में लाल जो कि क्रांतिकारी है वो सही है, जिसके पीछे मेरे हिसाब से कई कारण मेरे क्या। कहानी में लाल देश के उस युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो अपने देश से प्रेम करता है और अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी का पालन करता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या लाल की अपनी मां के प्रति जिम्मेदारी नहीं थी? अगर इसे गहराई से समझो तो ये समझ आएगा कि देश की आजादी यूं ही नहीं मिली है। यदि सभी कहानी में चाचा के जैसे होते तो आज भी देश गुलाम ही रहता। ऐसे हजारों लाल की कुर्बानी से ही हमारा देश आज आजाद है। आज हम आजादी से रह रहे हैं। इसीलिए लाल की मानसिकता सबसे श्रेष्ठ है। लाल अपने देश की आजादी के लिए किसी बात की परवाह नहीं करता है, फिर चाहे उसे अपने प्राण ही देश के लिए क्यों ना देने पड़े, वो पीछे नहीं हटता। इसीलिए कहानी का मुख्य पात्र और जो मुझे पसंद आया वो है लाल और उसके क्रांतिकारी विचार और उसके द्वारा क्रांतिकारी किए गए परिवर्तन। ओके, ये हो गया क्वेश्चन हमारा और काफी अच्छा था बच्चों, है ना। आगे, भव्य पुरुष ने कहा जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है। भव्य पुरुष कहता है जहां तुम्हें अंधकार दिखता है वहीं प्रकाश है। इसका क्या मतलब है? चलो देखो, इसका तात्पर्य यह है कि अंधेरे को चीरने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। अंधेरे और प्रकाश का गहरा संबंध होता है। अंधेरे से ही प्रकाश निकलता है, तभी अंधकार मिटता है। भव्य पुरुष हृदय के अंधकार की बात कर रहा है, जो हमारे मन के अंदर का अंधकार है। इसी हृदय से प्रकाश की किरणें फूटती हैं। अंधकार में प्रकाश की किरणें होती हैं, तो प्रकाश में अंधकार की थोड़ी लालिमा जो कालिमा है वो भी होती है। यानी कि जैसे अंधकार है, अगर उसमें प्रकाश की किरण है तो प्रकाश में भी अंधकार की थोड़ी कालिमा होगी। प्रकाश को अंतर में खोजना पड़ेगा, यानी कि हमें ज्ञान रूपी प्रकाश को अंदर ही अपने अंतर मन में खोजना पड़ेगा, वो यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन हो गए बच्चों। इसके अलावा मैंने पिछले सैंपल पेपर में भी आपको कुछ क्वेश्चन करवा रखे हैं, जैसे आपको मैं दिखा दूं, ये देख सकते हैं। जैसे कि हामिद की किन्हीं 3 चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए जिसे उससे मतलब जिसने उसे कहानी का नायक बना दिया। तो बच्चों देख सकते हैं, मैंने आपको बता रखा है, हामिद एक तर्कशील बालक है, उसने अपने सहपाठियों को पराजित कर दिया। एक समझदार बालक है, वो खिलौने वगैरह नहीं खरीदता है, अपने जो चीज़ें उस पर नियंत्रण रखता है। दादी के प्रति संवेदनशील है, मेले से उनके लिए चिमटा लेके आ जाता है ना। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले 1 और 1 मिलकर 11 हो गए। तो 11 कैसे हो गए थे भाई? देख सकते हैं, इन दोनों के सहयोग के आपस की वजह से 1 और 11 हुए, है ना। खाना बदोश जो कहानी है, इसकी मूल संवेदना क्या है? मजदूर वर्ग का शोषण। अब कैसे है तो वो भी देख सकते हैं। लेखक के अनुसार पूरा समाज अन्याय के प्रति गूंगा है, उसके बारे में क्या कहा गया है, सारी चीजें यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें समझाई हुई है मैंने आपको। चलो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। ये बहुत जल्दी आगे बढ़ गया। अभी नहीं, अभी तो व्याख्या है। देखो, अब एक व्याख्या यहाँ पे मैंने लिया चैप्टर 3 से। और ये गूंगे अनेक अनेक हों, संसार में भिन्न भिन्न रूपों में छाए हों, जो कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते, जिनके हृदय की प्रतिहिंसा न्याय और अन्याय को परख कर भी अत्याचार को चुनौती नहीं दे सकती, क्योंकि बोलने के लिए स्वर होकर भी स्वर में अर्थ नहीं, क्योंकि वे असमर्थ हैं। क्या है बच्चों, इसमें क्या कहा गया है? अब ध्यान से देखिएगा। तो क्या करेंगे बच्चों, सेक्शन व्याख्या के लिए पहले हम लिखेंगे अपने शुरुआत के 2 से 3 वर्ड, डैश डैश डैश, आखिरी के 2 से 3 वर्ड, फिर लिखेंगे संदर्भ। तो प्रस्तुत पंक्तियां कक्षा 11 के हिंदी विषय की किताब अंतरा के गद्य गूंग से अवतरित हैं, जिसके लेखक रांगे राघव जी हैं। प्रसंग, इस अंश में चमेली उन व्यक्तियों के विषय में सोच रही है जो आवाज होते हुए भी गूंगे के समान शोषण सहते हैं। ठीक है, व्याख्या करेंगे अब। ठीक है, अब व्याख्या करेंगे। लेखक कहते हैं कि चमेली गूंगे के बारे में सोचती है। ठीक है, गूंगे के बारे में सोचती है कि इस प्रकार के गूंगे पूरे संसार में विद्यमान हैं, जो अपनी बातें कहने में असमर्थ हैं। इनके पास कहने के लिए होता तो बहुत कुछ है, परंतु अपनी लाचारी के कारण कुछ कह नहीं पाते हैं।
ऐसे लोगों के पास बोलने की शक्ति नहीं है। ऐसे व्यक्ति न्याय और अन्याय के मध्य भेदशीलता से कर सकते हैं, क्योंकि उनका हृदय इस विषय में सोचने में सक्षम होता है। ये भी अपने साथ हिंसा करने वालों को जवाब देने की इच्छा और क्षमता रखते हैं, लेकिन उस हिंसा का विरोध नहीं कर सकते हैं, जिसका कारण है इनके पास आवाज का ना होना। यदि आज देखा जाए तो समाज में इनके अतिरिक्त और भी गूंगे हैं। वे जीवन भर शोषण झेलते रहते हैं, बिल्कुल गूंगे के समान, और उसका विरोध तक नहीं करते हैं। ठीक है, ये बातें यहाँ पे कही गई हैं। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपका। अब बात करेंगे साहित्यिक सौंदर्य की। जो तो चित्रण क्या है, समाज की संवेदनहीनता का। ठीक है, भाषा कैसी है, खड़ी बोली का प्रयोग है, व्यंग्यात्मक शब्दों की बहुलता है, रोचकता है, अन्याय को देखकर चुप रहने वालों को भी गूंगा कहा गया है ना। ऐसे करके लिख देंगे बच्चों। ओके, चलिए ये हो गया हमारा यहाँ पे। अब देखो, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको एक वो करवा रखी है, जैसे कि देखेंगे ये, हाँ, उसकी माँ से संबंधित है बच्चों, ये वाली देख सकते हैं। ठीक है, सेप्शन व्याख्या, और बहुत इजीली मैंने आपको समझाई है अच्छे से। ठीक है, देख सकते हैं, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, साहित्यिक सौंदर्य, सारी चीजें हैं जिसको इजीली रीड आउट कर सकते हो। और एक और भी करवाई थी मैंने, आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, और हाँ, ये क्वेश्चन भी देख सकते हो, पहले पेपर के क्वेश्चन है ये। आप इनको चाहो तो स्टडी कर सकते हो और इसका रिवीजन भी कर सकते हो। ठीक है, ये थी हमारी, इसमें मैंने आपको दो करवाई थी। एक तो खाना बदोश चैप्टर वाले से ये वाली हमारी व्याख्या थी। ठीक है, ये हमारा पैसेज है, ये रही इसकी पूरी की पूरी व्याख्या, आप देख सकते हैं इजीली। ठीक है, और दूसरा वाला पैसेज था हमारा ये वाला, है ना, ये वाला चैप्टर 5 से। तो इसको भी मैंने आपको अच्छे समझा रखा है। ये देखिए, सारी चीजें हैं जैसे आप इजीली यहाँ से देख सकते हो, और समझाया हुआ भी पहले ही। चलो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के आंसर दीजिए। 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन। चलो बच्चों, का वाला, उन घटनाओं का वर्णन कीजिए जिनकी हुसैन को एक प्रसिद्ध चित्रकार बनाने में विशेष भूमिका रही है। ठीक है, तो हुसैन को चित्रकार बनाने में कौन कौन सी घटनाओं की विशेष भूमिका रही है। सबसे पहली घटना, बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल की चित्रकला कक्षा में जब उसने हूबहू चिड़िया का चित्र बनाया, जिससे अध्यापक को यह एहसास हुआ कि इसके अंदर एक कलाकार छुपा हुआ है। इसके अलावा एक बार इंदौर के सरफा बाजार में लैंडस्केप बनाते समय बेंद्रे साहब से इसकी मुलाकात हुई। वे दोनों लैंडस्केप पेंट करने लगे। मकबूल ने एक दिन बेंद्रे को अपने पिता से मिलवाया। बेंद्रे ने मकबूल के काम पर उनसे बात की। मकबूल के पिता ने बंबई से, जब मतलब वैसे होता है कि माता पिता सोचते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर कॉलेज में जाएगा या डॉक्टर बनेगा या ये बनेगा, लेकिन मकबूल के पिता ने अपने बेटे की जो चित्रकारिता की प्रतिभा है उसे पहचाना, और मकबूल के पिता ने बंबई से उसके लिए विंसर न्यूटन ऑयल ट्यूब और कैनवास ये मंगवाए। उन्होंने अपने बेटे के लिए पुरानी सारी मान्यता को नज़रअंदाज किया और बेटे की जिंदगी में रंग भरने की इजाज़त दी। हुसैन के जीवन की ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं थी जिनकी हुसैन को एक प्रसिद्ध चित्रकार बनाने में भी विशेष भूमिका रही। एक आप लिख सकते हैं कि दुकान पे बैठे बैठे भी वो अपना सारा ध्यान लगाता था जो चित्र थे उसको बनाने में, तो एक घटना ये भी आएगी। ठीक है, तो ऐसी घटनाएं हैं जिसके बारे में आपको लिखना था बच्चों। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, आवारा मसीहा दिसारा पाठ के आधार पे बताइए, उस समय के और वर्तमान समय के पढ़ने के तौर तरीकों में क्या अंतर और समानताएं हैं। आप पढ़ने के कौन से तौर तरीकों के पक्ष में हैं और क्यों हैं। ठीक है, तो आओ मैं बताता हूं कि मैं क्यों किसके बारे में। देखो बच्चों, उस समय और आज के समय पढ़ाई के तरीकों में समानताएं निम्नलिखित हैं। क्या समानताएं हैं? पहले अनुशासन का कड़ाई से पालन करवाया जाता था। बच्चों को ज्ञान देने के स्थान पर जीविका के साधन उपलब्ध करवाने पर अधिक ध्यान दिया जाता है। पहले बच्चों के प्रति जो परीक्षा लेने का प्रावधान था आज भी वैसा ही है, जैसे कि क्लास टेस्ट, FA1, FA2, FA3, इस तरीके से वार्षिक परीक्षा। इस तरह का दबाव बच्चों को पढ़ाई से दूर करता है, जो कि पहले भी था आज भी था। ठीक है, विद्यालय में खेलकूद की जगह पढ़ाई का आजकल ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा पहले के समय प्रतिभा और रुचि पर ध्यान कम देते थे, सभी को समान रूप से एक ही चीज पढ़ाई जाती थी। लेकिन आज कुछ अंतर है। आज बच्चों की रुचि और योग्यता को देखते हुए उन्हें आगे बढ़ाया जाता है। शुरुआती शिक्षा बेशक सबके 8वीं तक की एक ही जैसी हो, लेकिन आगे चलकर बच्चों के पास अपना मनपसंद विषय लेने का अधिकार होता है।
पहले के समय और आज शारीरिक दंड दिया जाता है, मतलब पहले भी शारीरिक दंड दिया जाता था और आज भी दिया जाता है, लेकिन अब बच्चों को थोड़ा सा ना प्रेम से समझाया जाता है। पहले शारीरिक दंड जैसे होता था कि हाथ में डंडा मारना या फिर जो होता था मुर्गा बना दिया किसी को या हाथ खड़े करवा दिए, ये होता था ज़्यादा। लेकिन अब क्या होता है, अब बच्चों को ना थोड़ा इमोशनली उन्हें समझाया जाता है ना। विद्यालय में शिक्षा के समान ही अब खेल कूद कला आदि को भी प्राथमिकता दी जा रही है। ठीक है, तो बेसिकली जो भी हैं समानताएं हैं, अंतर हैं, सब आप इजीली यहाँ से देख सकते हो, समझा दिया। एक आखिरी क्वेश्चन बच्चों, फिर हमारा पेपर पूरा। क्या क्वेश्चन है, कला के प्रति लोगों का नजरिया पहले कैसा था, अब उसमें क्या बदलाव आया है। तो ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा रखा है बच्चों। ठीक है, चलो एक बार फिर से इसको डिस्कशन कर लेते हैं, कोई बात नहीं। कला के प्रति लोगों का नजरिया अब बहुत बदल गया है। क्या, हालांकि ऐसा नहीं है कि पहले लोग कला की कदर नहीं करते थे। देखो, अब लोग कला की अधिक कद्र करते हैं। ऐसा नहीं कि पहले नहीं करते थे, पहले भी करते थे, लेकिन सीमित थी। कहां तक, राजा महाराजा अंग्रेजी अफसरों की दीवारों तक, बस। आज कला और कलाकार दोनों को सम्मान दिया जाता है, यहां तक कि अब तो शिक्षा में भी इसे अभिन्न अंग बना दिया गया है। आज यह जीविका का मजबूत साधन है। देश विदेशों में कलाकार आज इसके माध्यम से पैसा, नाम, दौलत, शोहरत कमा रहे हैं। आज आम आदमी भी इसमें कला में रुचि रखता है। वह बेशक प्रसिद्ध कलाकारों की जो एक्चुअल पेंटिंग होता है वो ना लगा पाए, लेकिन उसकी कॉपी अपने घर पे जरूर लगाता है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कला के प्रति लोगों का नजरिया अब पहले से ऐसा नहीं है, बदल गया है। ठीक है बच्चों, तो फाइनली हमारा यहाँ पे ये पेपर पूरा हुआ। और इससे पहले एंड करूं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछली वीडियोस में भी कुछ क्वेश्चन आपको मैंने करवाए हैं, जैसे कि लेखक जन्मजात कलाकार है, इस आत्मकथा में कहाँ उद्घटित होता है, शरद की रचनाओं और उनके जीवन की घटनाओं को जो पात्र हैं वो सजीव हो उठे हैं, कैसे हो उठे हैं, ये देख सकते हैं आप इजीली। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर। और इसी के साथ ही साथ जो उसके आपके चैप्टर है ना, हुसैन की जवानी अपनी कहानी, इसके 2 अंश, तो एक बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल का है, एक रानीपुर बाजार का है, और दादा के साथ में उसका वजिश लगाव कैसे था, सब आप इजीली यहाँ से पढ़ सकते हैं बच्चों। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज की इस वीडियो में क्लास 11th के अपने हिंदी इलेक्टिव यानी कि हिंदी ऐच्छिक के वार्षिक पेपर फाइनल एग्जाम एनुअल एग्जाम के लिए जो तीसरा वाला सैंपल पेपर था, इसके पार्ट 2 को भी यहाँ पे सॉल्यूशन कर लिया है। अब एक बार सारे बच्चे जल्दी से ईमानदारी से मुझे कमेंट करके बताओ कि जो हमने आपको ये पार्ट 2 समझाया है, इससे आपको कितनी हेल्प मिल रही है आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में, आपके एग्जाम की प्रैक्टिस में, आपके सिलेबस के रिवीजन में। कमेंट करके बताना बच्चों। और वीडियो अच्छी लगती है तो आप सारे बच्चे वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। आपके लाइक हमें बहुत मोटिवेट करते हैं ऐसे और भी मेहनत करते रहने के लिए, तो लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं बच्चों आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो, ख्याल रखो अपने एग्जाम की तैयारी करते रहो, हम भी वीडियोस लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।